नमस्कार। फर्स्ट पार्ट में अभी तक हम लोग कर चुके हैं न्यूक्लियस तक, सेल स्ट्रक्चर हम कर रहे हैं, सेल इज अ फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, और अभी तक हम कर चुके हैं सेल्स के बारे में, उसके न्यूक्लियस के बारे में। अब करते हैं कि सेल के विभिन्न, सेल के अंदर जो ऑर्गेनेलिज होते हैं और उस ऑर्गेनेलिज के बारे में हम जानकारी लेंगे। और उस ऑर्गेनेलिज में सबसे जो पहले ऑर्गेनेलिज है वो कौन सा है, वो हम लोग देखते हैं। सबसे पहले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो क्या होता है वो देखते हैं। दो टाइप के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होंगे, एक होंगे जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरा होगा वो होगा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। Endoplasmic reticulum is a large network of membrane-bound tubes and sheets. अभी कमिंग स्लाइड्स में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो डायग्राम आएगा उससे और ज़्यादा क्लियर होगा। इट लुक्स लाइक लॉन्ग ट्यूब्यूल और राउंड और ओब्लॉन्ग बेस्ड वेसिकल्स। एंडोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन इज सिमिलर इन स्ट्रक्चर टू दैट ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो मेम्ब्रेन होती है हर ऑर्गेनेलिज, सेल ऑर्गेनेलिज, उसके चारों तरफ यूकेरियोटिक सेल्स में मेम्ब्रेन बनती है, जितने भी ऑर्गेनेलिज होते हैं। और उसी तरह से ही जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वही स्ट्रक्चर में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेम्ब्रेन होगी। जैसे मैंने बताया दो टाइप के, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। Area looks rough under a microscope because it has particles called ribosome attached to its surface. अगर ऐसी सरफेस होगी तो इसके ऐसे आपको दाने से नजर आएंगे, उस तरफ उसको बोलेंगे रफ एंडोप्लाज्मिक सरफेस, और ये राइबोसोम होंगे जो इसके साथ अटैच होंगे। और सिमिलरली ऐसे जो स्मूथ होगी उसके ऊपर ये अटैच नहीं होंगे। ये डिफरेंस होगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। जो राइबोसोम होते हैं, ribosomes and which are present in all active cells are the site of protein manufacture. एग्जाम में आमतौर पर क्वेश्चन आता है कि what is the site of a protein manufacture, which site is ribosomes. ribosomes से प्रोटीन सिंथेसिस यहाँ पे ये साइट है, वहाँ पे डेवलप होगा। मैन्युफैक्चर्ड प्रोटीन आर देन सेंट टू वेरियस प्लेसेस इन द सेल डिपेंडिंग ऑन द नीड यूजिंग द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जब राइबोसोम से प्रोटीन बना, वहां से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से होता हुआ जिस शरीर में जहां पे भी सेल्स को जरूरत होगी वहां पे वो प्रोटीन पहुंचा दिया जाएगा। द एससीआर हेल्प इन द मैन्युफैक्चर ऑफ फैट मॉलिक्यूल्स और लिपिड इंपॉर्टेंट फॉर सेल फंक्शन। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वो किस लिए? प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, प्रोटीन के लिए। और जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किसके लिए? फैट मॉलिक्यूल के लिए, मैन्युफैक्चर ऑफ फैट्स। मैन्युफैक्चर किस चीज का? फैट्स का। ये कहां पे होता है? एससीआर में, स्मूथ। और उसमें क्या हो रहा था? प्रोटीन, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। फैट्स क्या होते हैं? लिपिड्स होते हैं। और ये सेल्स का जो विभिन्न फंक्शन होंगे वो उसमें इंपॉर्टेंट रोल अदा करेंगे एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए। सम ऑफ दीज प्रोटीन एंड लिपिड्स हेल्प इन द बिल्डिंग द सेल मेम्ब्रेन। प्रोटीन और लिपिड्स की सेल मेम्ब्रेन होती है, और कुछ प्रोटीन्स और लिपिड इसमें से जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वाले होते हैं उसका इस्तेमाल होगा कहाँ पे? सेल्स मेम्ब्रेन में इस्तेमाल होगा। तो यहाँ पे दो बातें निकल कर आई। ए कि सेल मेम्ब्रेन किस चीज की बनी होती है? प्रोटीन और लिपिड्स की। और वो लिपिड कहाँ से बनते हैं? वो लिपिड बनते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। लिपिड बनेगा स्मूथ से और प्रोटीन बनेगा रफ से। दिस प्रोसेस इज नोन एज मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। some other प्रोटीन एंड लिपिड फंक्शन कुछ तो उसमें यूज हो गए, किसमें? सेल मेम्ब्रेन में। बाकी है वो एंजाइम और हार्मोन्स फॉर्मेशन में इस्तेमाल होगा।
You can say enzyme and hormones are also proteins. Although the endoplasmic reticulum varies greatly in appearance in different cells, it always form a network system. Endoplasmic नेटवर्क सिस्टम बनाएगा सेल्स में. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसको बोलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इस तरह से नेटवर्क सिस्टम होगा. इसका इस्तेमाल क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि बताओ नेटवर्क सिस्टम कौन बनाता है. आंसर है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. Thus one function of endoplasmic reticulum is to serve as channel for the transport of materials, especially protein. ट्रांसपोर्ट चैनल का काम करेगा. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से होते हुए राइबोसोम्स से प्रोटीन बन रहे थे. प्रोटीन है वो एंडोप्लाज्मिक, उसको ट्रांसपोर्ट कर रहा है कहां पे, विभिन्न वेरियस रीजन ऑफ द साइटोप्लाज्म और बिटवीन द साइटोप्लाज्म एंड द न्यूक्लियस. इसलिए इसको प्रोटीन ट्रांसपोर्ट व्हीकल का काम, ये ऑटो का काम कर रहा है, किस्म से ट्रांसपोर्ट का काम कर रहा है, ट्रांसपोर्ट मटेरियल, और उसमें स्पेशली प्रोटीन है वो मेन चीज होगी. कौन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एक काम ये है भी है. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑल्सो फंक्शन एज ए साइटोप्लाज्मिक फ्रेमवर्क प्रोवाइडिंग ए सरफेस फॉर सम ऑफ द बायोकेमिकल एक्टिविटीज ऑफ द सेल. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस पे बायोकेमिकल एक्टिविटीज कुछ होगी. उस बायोकेमिकल एक्टिविटीज से जो सेल के फंक्शन हैं वो निर्धारित होंगे. आप बोल सकते हैं ये सेल को चलाने में हेल्प करता है क्योंकि वहां पे कुछ बायोकेमिकल एक्टिविटीज हो रही है. तो साइटोप्लाज्मिक फ्रेमवर्क का काम कर रहा है उस केस में ये. इन द लीवर सेल्स ऑफ द ग्रुप ऑफ एनिमल कॉल्ड वर्टिब्रेट्स. वर्टिब्रेट्स कौन से होते हैं, जहां पे वर्टिब्रा होती है, उसमें वर्टिब्रा मतलब रीढ़ की हड्डी, आप उस लिहाज से भी देख सकते हैं वर्टिब्रेट्स होते हैं. SCR plays a crucial role in detoxifying many poisons and drugs. तो जो लीवर सेल्स होती है, लीवर सेल्स में किसके, वर्टिब्रेट्स में SCR का एक रोल और होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, कि वहां पे जो पॉइजन्स ड्रग्स अगर आ जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं, तो उसको डिटॉक्सिफाइंग का काम भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है उस पर्टिकुलर टाइप ऑफ सेल में. एक काम भी उसमें हो गए. यहाँ पे इसकी स्ट्रक्चर दी हुई है, आप इसको और गहराई से समझ सकते हो, और इसके बाद आप दोबारा पढ़ सकते हो जो हमने देखा डिस्कस किया है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को, क्योंकि इस शेप को देखने के बाद आप दोबारा उसको विजिट करते हो डिफरेंट स्लाइड्स पे, आपको ज़्यादा समझ में आ सकता है. ये देखिए न्यूक्लियस, यहाँ पे न्यूक्लियस, उसके बाद है न्यूक्लियर पोर, ये पूरा न्यूक्लियस है, सेल्स का पूरा न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस पोर्स. फिर है थर्ड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, RER, रफ एंडोप्लाज्मिक, ये नेटवर्क, और नेटवर्क के ऊपर जो रफ दाने से हैं राइबोसोम्स. स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम SER फोर्थ, ये स्मूथ है, और वो SER राइबोसोम्स ऑन द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. प्रोटीन दैट आर ट्रांसपोर्टेड, सिक्स्थ है प्रोटीन. आप बोल सकते हैं ये जो प्रोटीन होगा ये ट्रांसपोर्ट का काम कर रहा है, ठीक है, ये ट्रांसपोर्ट का काम कर रहा है. यहाँ पे प्रोटीन ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स इसको बोलते हैं, 7 को ट्रांसपोर्ट वेसिकल. गोल्गी अपरेटस आगे आएगा, हम देखेंगे कि ये गोल्गी अपरेटस होता है. और फिर है सिस्टर्नी और गोल्गी अपरेटस, ये इसका एक्सटेंडेड पार्ट सिस्टर्नी बोलते हैं. गोल्गी अपरेटस पूरा ये इसका स्ट्रक्चर होगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का. फिर आता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. इसका एक बार और स्ट्रक्चर देख लेते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का और डिटेल. अब देखिए स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इस पे नहीं नजर आ रहे आपको दाने से राइबोसोम्स. ये राइबोसोम्स अगर आ जाते हैं
ये क्या है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इससे भूलोगे नहीं अब, क्योंकि हमने ये देख लिया सेब कि ये जो दाने से होंगे वो राइबोसोम के होंगे। राइबोसोम किसके ऊपर होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे होता है। राइबोसोम से क्या होगा, प्रोटीन सिंथेसिस होगा, और ये रफ एंडोप्लाज्म क्या काम करेगा, इनको ट्रांसपोर्ट करके और कहीं भी दूसरे पार्ट पे ले जाएगा, और यहाँ पे लिपिड वाला फंक्शन हो रहा था, तो ये इसके काम होंगे। हम एक बार देख लेते हैं प्लांट सेल, एक बार दोबारा देख लेते हैं प्लांट सेल। हमने पहले पोर्शन में फर्स्ट पार्ट 1 में इस प्रेजेंटेशन की थी। अब देखिए रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अब लाइसोसोम, उसका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आप देख सकते हैं। क्लोरोप्लास्ट देख सकते हैं, प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट होता है, ओपन टू शो थाइलेकोइड्स, थाइलेकोइड्स ऐसे, न्यूक्लियस, गोल्गी एपरेटस, न्यूक्लियस होता है, एक कोने की तरफ न्यूक्लियस होता है किसमें, प्लांट सेल में। हमने देखा था पहले प्रेजेंटेशन में भी कि एनिमल सेल में बीच में होता है, फिर है न्यूक्लियर एनवलप, फिर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये एनवलप था, न्यूक्लियस ये चारों तरफ एनवलप होगा, न्यूक्लियस एनवलप, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये मेम्ब्रेन है, एडजेसेंट टू सेल वॉल, लगातार सेल वॉल ये है एडजेसेंट सेल वॉल। माइटोकॉन्ड्रिया, जूते का आकार का माइटोकॉन्ड्रिया। राइबोसोम हम देख रहे हैं, एक तो वहाँ पे राइबोसोम थे, यहाँ पे भी राइबोसोम। क्लोरोप्लास्ट, ये क्लोरोप्लास्ट वो ओपन स्ट्रक्चर था, ये क्लोज्ड। साइटोप्लाज्म जो सारा फ्लूइड होगा उसको साइटोप्लाज्म बोलते हैं, सारा फ्लूइड होगा उसको साइटोप्लाज्म बोलेंगे। तो ये मोटे तौर पे प्लांट सेल होगी ऐसे। एनिमल सेल भी जैसे हमने देखी थी फर्स्ट पार्ट में। अब आता है गोल्गी एपरेटस, हमने बात की थी, गोल्गी एपरेटस भी बोल सकते हैं इसको, गोल्गी एपरेटस भी बोल सकते हैं। गोल्गी एपरेटस द फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय कैमिलो गोल्गी, नाम था उसके साइंटिस्ट का जिसने डिस्कवरी की गोल्गी एपरेटस की। उसने क्या बोला, कंसिस्ट ऑफ ए सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स अरेंज अप्रोक्सीमेटली पैरेलल टू ईच अदर इन स्टेक्स कॉल्ड सिस्टम्स। अगर हम वापस जाएं इसमें तो हम पाएंगे, ये देखो एक दूसरे के ऊपर परत चढ़ी हुई है, इसको बोलते हैं सिस्टम, और टोटल होगा गोल्गी एपरेटस। इस तरह स्ट्रक्चर है, ये होगी उसकी इंस्टेक कोड, ईच अदर इंस्टेक्स कोड सिस्टम्स, ये सारी सिस्टम्स थी। दीज मेम्ब्रेन्स ऑफन हैव कनेक्शन विद द मेम्ब्रेन्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक एंड देयरफॉर कंस्टिट्यूट अनदर पोर्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स सेलुलर मेम्ब्रेन सिस्टम। इसका संबंध, इनका मेम्ब्रेन का संबंध किसका, गोल्गी एपरेटस का, इसका कनेक्शन होगा किसके साथ में, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ में। और एक कॉम्प्लेक्स आप बोल सकते हैं कि सेलुलर मेम्ब्रेन सिस्टम, कि एक की मेम्ब्रेन दूसरे के साथ जुड़ी हुई है, एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड है, इस तरह की सिचुएशन आप नजर आएगी। फिर आता है मटेरियल synthesized near the endoplasmic reticulum is packaged and dispersed to various target inside and outside the cell through the Golgi apparatus. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास में जो सिंथेसिस होगा वो उसमें वेसिकल में पैक हो जाएगा, और गोल्गी एपरेटस के माध्यम से सेल्स के अंदर विभिन्न भाग पे या सेल्स के बाहर विभिन्न भाग पे वो डिस्पैच कर दिया जाएगा। तो एक किस्म से आप बोल सकते हैं ये डिस्पैच का काम कर रहा है, डिस्पैच डिपार्टमेंट है गोल्गी एपरेटस का। इट्स फंक्शन इंक्लूड द स्टोरेज भी काम कर रहा है, मॉडिफिकेशन एंड पैकेजिंग ऑफ प्रोडक्ट्स इन वेसिकल्स। वेसिकल्स जो बोरे की तरह है, आप बोल सकते हैं बोरे की तरह, हमने देखा था इस तरह से इसके अंदर सामान वेसिकल्स। In some cases, complex sugar may be made from simple sugar in the Golgi apparatus. सिंपल शुगर से कॉम्प्लेक्स शुगर है वो भी बन सकती है कई केसेस में गोल्गी एपरेटस में। गोल्गी एपरेटस इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ ए लाइसोसोम। लाइसोसोम भी गोल्गी एपरेटस है, उसके जरिए बनते हैं। तो एक तो ये कॉम्प्लेक्स शुगर बनाने में, या लाइसोसोम में, या पैकेजिंग में, स्टोरिंग में, मॉडिफिकेशन में, ये इन सब की जगह पे कहीं कहीं गोल्गी एपरेटस का इस्तेमाल होता है। फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम, अगर हम बात करें गोल्गी के बारे में
तो कैमिलो गोल्गी जो उनका नाम था वो वाज बोर्न एट कोर्टिनो नियर ब्रेशिया इन 1843 और ही स्टडीड मेडिसिन एट द यूनिवर्सिटी ऑफ पेविया आफ्टर ग्रेजुएटिंग इन 1865। आज से लगभग 150-200 साल पहले। He continued to work in Pavia at the hospital of St. Matteo. At that time, most of his investigation were concerned with the nervous system. सेल्स के बारे में स्टडी कर रहे थे, लेकिन वो सेल्स किस तरह की ज़्यादा थी, नर्वस सिस्टम की ज़्यादा थी, वो स्टडी कर रहे थे। और 1872 में 1872 में he accepted the post of chief medical officer at the hospital for the chronically sick at Aviate Grasso. He first started his investigation into the nervous system in a little kitchen of this hospital, which he had converted into a laboratory. उन्होंने हॉस्पिटल के अंदर एक लेबोरेटरी बना रखी थी। इसका मतलब काफी पैशनेट इंसान, रिसर्च के प्रति काफी डेडिकेटेड, कि उनको ब्रेन पे या नर्वस सिस्टम पे, सेल्स पे कुछ स्पेशल रिसर्च करनी है। However, the work of greatest importance which Golgi carried out was a revolutionary method of staining individual nerve and cell structure. स्टेनिंग का मतलब उनको स्टेन कर देना, उनको कलरिंग कर देना, जिससे कि इंडिविजुअल जो नर्व होगी और सेल स्ट्रक्चर उसके बारे में डिटेल स्टडी करने में हेल्प मिलेगी। आप बोल सकते सॉरी, उस टाइम तक बहुत ज्यादा डिटेल स्टडी सेल स्ट्रक्चर की और स्पेशली नर्व सेल की ज्यादा नहीं हो रही थी। और क्यों नहीं हो रही? शायद उनकी स्ट्रक्चर को अंडरस्टैंड करना मुश्किल हो रहा होगा, तो उन्होंने कोई ऐसा मेथड डेवलप किया जिसकी वजह से वो क्लैरिटी और स्टडी करना उनको ज्यादा आसान हो रहा होगा। दिस मेथड इज रेफर्ड टू एज ए ब्लैक रिएक्शन। ब्लैक रिएक्शन एक मेथड है। क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, बताओ ब्लैक रिएक्शन मेथड वाज डेवलप्ड बाय हूम? आंसर इज गोल्गी। आंसर इज गोल्गी। और किससे रिलेटेड था ये? स्टेनिंग ऑफ ए सेल। खोज किस टाइप की सेल्स पे ज्यादा काम था? नर्वस सिस्टम पे ज्यादा था। नर्वस सिस्टम पे काम ज्यादा था उनका गोल्गी का, उस तरह की सेल्स पे और सेल स्ट्रक्चर को अंडरस्टैंड करने पे। उसके बाद चलते हैं, दिस मेथड यूजेज ए वीक सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट। विच मेथड वी आर टॉकिंग अबाउट? वी आर टॉकिंग अबाउट द मेथड विच वाज डेवलप्ड बाय गोल्गी। ये हम कौन से मेथड की बात कर रहे हैं? जिसमें कि गोल्गी ने वहां पे उस हॉस्पिटल में, उस किचन में रिसर्च के लिए बना रखा था, उसकी बात कर रहे हैं। वहां पे उसने सिल्वर नाइट्रेट से रिलेटेड, सिल्वर नाइट्रेट से रिलेटेड उससे ट्रेसिंग होगी सिल्वर नाइट्रेट से। मोस्ट डेलिकेट रेमिफिकेशन ऑफ द सेल्स, जो सेल्स से रिलेटेड प्रोसेस होंगे, सेल्स प्रोसेस कि सेल्स में हो क्या रहा है, अगर हम उस प्रोसेस को ट्रेस कर पाए तो हम हो सकता है बहुत सारी बीमारियों के समाधान के लिए काम कर सकते हैं। और ये काम वो सारा कर रहे थे नर्वस सिस्टम के ऊपर। इसका मतलब उनका काम काफी हाईली डेलिकेटेड टाइप काम था। फिर आता है कि all his life he continued to work on this line, modifying and improving this technique. He shared the Nobel Prize in 1906. आज से लगभग 110 साल पहले उनको इस काम के लिए नोबेल प्राइज मिला। और किसके साथ शेयर किया उन्होंने? सेंटियागो रेमोनी कैजल फॉर द वर्क ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ नर्वस सिस्टम। ये काम उनका नर्वस सिस्टम पे चल रहा था और नर्वस सिस्टम पे काम उन्होंने जो किया था, उनके लिए उनको इस महत्वपूर्ण प्रेस्टिजियस अवार्ड से सम्मानित किया गया, जिसको हम नोबेल प्राइज बोल रहे हैं। अब आता है लाइसोसोम। लाइसोसोम को क्या इंपॉर्टेंस होगा इसमें? लाइसोसोम क्या होगा? ये भी सेल ऑर्गेनेल है और इस सेल ऑर्गेनेल में लाइसोसोम आर काइंड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ द सेल। ये एक किस्म से जो सेल का कूड़ा कचरा होता है उसको साफ करने का काम करता है। वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ द सेल किसे बोला जाता है? लाइसोसोम का बोला जाता है। लाइसोसोम हेल्प टू कीप द सेल क्लीन बाय डाइजेस्टिंग एनी फॉरेन पार्ट मटेरियल एज वेल एज द वर्न आउट सेल ऑर्गेनेल। अगर कोई बाहर से पार्टिकल आता है सेल में जो कि रिक्वायर्ड नहीं है,
और अगर कोई सेल के अंदर ही ऑर्गेनेलिज है वो काम करना बंद कर देता है, वर्न आउट हो जाता है, खत्म हो जाता है, उन सबको डिस्पोज करने का काम है, उनको डाइजेस्ट कर देता है, क्लीन कर देता है, सफाई कर्मचारी है सेल का, वो सारे काम ये करता है लाइसोसोम। फॉरेन मटेरियल इंटरिंग द सेल सच एज बैक्टीरिया और फूड as well as old organisms end up in the lysosome which break them up into small pieces. लाइसोसोम में जैसे ही ऑर्गेनेलिज, जो ओल्ड ऑर्गेनेलिज है या फूड है, बैक्टीरिया, जो भी इसके अंदर आएगा उसके लाइसोसोम है वो उसके टुकड़े टुकड़े कर देगा, इसको खत्म कर देगा। लाइसोसोम की स्ट्रक्चर अगर देखना चाहें तो आप वो देख सकते हैं। लाइसोसोम सेल में ये हमने सारी चीज देखी, सेल वॉल अलग, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडीज, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये है इस स्ट्रक्चर में। इसका अगर मैग्नीफाई व्यू देखा जाए तो आपको ऐसा नजर आएगा, इस तरह से नजर आएगा। ये है लाइसोसोम, ये इसकी एनवलप बाहर सेक्स इसको बोलते हैं, और ये अंदर लाइसोसोम एंड ऑर्गेनेलिज इन द साइटोप्लाज्म ऑफ यूकेरियोटिक सेल्स कंटेनिंग डिग्रेडेड एंजाइम इनक्लोज्ड इन मेम्ब्रेन। ये जो पिक्चर है 3 डायमेंशनल पिक्चर, और ये है पिक्चर यूकेरियोटिक सेल्स, और इसके अंदर ये एनवलप होगा, एनवलप के अंदर जो मेम्ब्रेन है उसके अंदर डिग्रेडेटिव एंजाइम, डिग्रेडेशन के लिए, खत्म करने के लिए एंजाइम, एंजाइम क्या कैटलिस्ट का काम करते हैं, बायो कैटलिस्ट बोलते हैं एंजाइम को, वो काम करेंगे। फिर लाइसोसोम आर एबल टू डू दिस बिकॉज दे कंटेन पावरफुल digestive enzyme capable of breaking down all organic material. एंजाइम को, ऑर्गेनिक मटेरियल को तोड़ देंगे, ये इसका काम होगा एंजाइम्स का, जो लाइसोसोम के अंदर होंगे। ड्यूरिंग द डिस्टर्बेंस इन सेलुलर मेटाबॉलिज्म, फॉर एग्जाम्पल व्हेन द सेल गेट्स डैमेज्ड, लाइसोसोम मे बर्स्ट एंड एंजाइम डाइजेस्ट देयर ओन सेल। ये खतरनाक काम क्या कर सकता है कि अगर मान लो कुछ घटना घटित हो जाती है जिसमें कि सेल्स की मेटाबॉलिज्म डिस्टर्बेंस हो जाती है, डिस्टर्ब हो जाती है, तो सेल्स डैमेज हो जाती है। लाइसोसोम है उस सिचुएशन में अगर ब्रस्ट हो जाए और एंजाइम उसके अंदर होते हैं तो वो अपने ही कंपोनेंट, अपनी सेल को खा जाएंगे। आप बोल सकते हैं कि पिंजरा है, पिंजरे के अंदर शेर है, शेर अगर को खोल दिया जाए, पिंजरे से बाहर निकाल दिया जाए तो वो नुकसान कर सकता है। उसी तरह से एंजाइम अगर बाहर आ जाएंगे लाइसोसोम से तो वो नुकसान कर सकते हैं, वो ये वाले एंजाइम। देयरफॉर लाइसोसोम आर आल्सो नोन एज सुसाइड बैग ऑफ द सेल। सुसाइड बैग्स भी बोला जाता है, सुसाइडल बैग बोला जाता है इनको, क्योंकि ये अगर डिस्टर्बेंस हो तो अपने को ही खत्म कर दे, सेल को पूरी खत्म कर सकते हैं। स्ट्रक्चरली लाइसोसोम आर मेम्ब्रेन बाउंड सेक्स filled with digestive enzymes। जैसे हमने वो स्ट्रक्चर देखी थी, इस तरह से ये सेक्स है, मेम्ब्रेन बाउंड सेक्स से उसके अंदर एंजाइम, इस तरह की स्ट्रक्चर हमने देखी थी लाइसोसोम की। एंड दीज एंजाइम्स आर मेड बाय रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, RER, यहाँ पे एंजाइम बनते हैं प्रोटीन सिंथेसिस, बिकॉज एंजाइम आर आल्सो प्रोटीन, और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ये एंजाइम बनेंगे। फिर आते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। हमने लाइसोसोम डिस्कस किया, हमने एंडोप्लाज्म डिस्कस किया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दोनों टाइप के हमने डिस्कस किया, गोल्गी बॉडीज, गोल्गी एपरेटस, और अब हम डिस्कस कर रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? जूते का आकार का हमने देखा था, जूते स्ट्रक्चर लाइक शूज। माइटोकॉन्ड्रिया आर नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। उनको पावर हाउस ऑफ द सेल बोला जाता है। क्वेश्चन आता है कई बार एग्जाम में। Energy required for the various chemical activities needed for the life is released by mitochondria in the form of ATP। ATP की फुल फॉर्म है, एग्जाम में आ सकती है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, फॉस्फेट मॉलिक्यूल होगा, इंपॉर्टेंट बात है एडिनोसाइन में, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट मॉलिक्यूल होगा, और एनर्जी रिलीज होती है, जो कि जो डिफरेंट केमिकल एक्टिविटीज है उनको अगर रन करना है तो एनर्जी की आवश्यकता होगी, और ये एनर्जी कहां पे रिलीज होती है? माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया एक इंजन है, एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है। एटीपी इज नोन एज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो क्वेश्चन आता है कि बताओ एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल किसे कहा जाता है? आंसर क्या होगा? एटीपी।
आप इसका शेप है वो भी देख सकते हैं। माइटोकॉन्ड्रियल स्ट्रक्चरल फीचर्स, ये इनर मेम्ब्रेन होती है इसकी, ये आउटर मेम्ब्रेन, ये क्रिस्टी जो इनर मेम्ब्रेन में स्ट्रक्चर अगर जो बन जाए उसको क्रिस्टी बोलते हैं, और जो बीच में मैट्रिक्स होगा, जो पदार्थ होता है फ्लूइड, ये सारा मैट्रिक्स है। और ये जो अंदर की तरफ ये हो गए क्रिस्टे, ये बाहरी मेम्ब्रेन और ये अंदर की मेम्ब्रेन। इस तरह का स्ट्रक्चर होगा किसका, माइटोकॉन्ड्रिया का। नाउ बॉडी यूजेस एनर्जी स्टोर इन एटीपी फॉर मेकिंग न्यू केमिकल कंपाउंड्स एंड फॉर मैकेनिकल वर्क। जो बॉडी होगी, शरीर होगा, वो एटीपी के रूप में एनर्जी यूज किया जाएगा। यूज एनर्जी स्टोर इन द एटीपी फॉर मेकिंग न्यू केमिकल कंपाउंड एंड फॉर मैकेनिकल वर्क। तो आप बोल सकते हैं ये किस्म से ये एक ऐसी चीज है जो कि शरीर को चलने में हेल्प कर रही है। माइटोकॉन्ड्रिया हैव टू मेम्ब्रेन कवरिंग इंस्टेड ऑफ जस्ट वन। जैसे कि हमने देखा उस डायग्राम में, आउटर मेम्ब्रेन है वो वेरी पोरस व्हाइल द इनर मेम्ब्रेन इज डीपली फोल्डेड। डीपली फोल्डेड हमने देखा था, उसमें दीज फोल्ड्स क्रिएट ए लार्ज सरफेस एरिया फॉर एटीपी जनरेटिंग केमिकल रिएक्शन। इसका एडवांटेज होगा कि जितने ज्यादा फोल्ड्स होंगी सरफेस एरिया ज्यादा होगा और एटीपी जनरेशन करने के लिए केमिकल रिएक्शन ज्यादा हो सकती है वहां पे। माइटोकॉन्ड्रिया आर स्ट्रेंज ऑर्गेनेलीज इन द सेंस दैट दे हैव देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम। खास बात, एग्जाम पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, वो कौन सा ऑर्गेनेलीज है जो डीएनए और राइबोसोम उसके अंदर होता है। आंसर है इसका माइटोकॉन्ड्रिया। दे हैव देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम। वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट उससे। Therefore, mitochondria are able to make some of their own protein. अगर उनको खुद का, क्योंकि राइबोसोम है, राइबोसोम क्या करता है, प्रोटीन सिंथेसिस का काम राइबोसोम करता है। तो क्योंकि राइबोसोम उनके पास है तो कुछ एक प्रोटीन जो रिक्वायर्ड होगी माइटोकॉन्ड्रिया वो अपने आप खुद बनाने की एबिलिटी रखता है। उसके बाद हम चलते हैं प्लास्टिड्स के बारे में जानकारी। प्लास्टिड्स क्या है? प्लास्टिड्स आर प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल्स। प्लास्टिड सिर्फ प्लांट सेल में पाए जाते हैं। दो टाइप के प्लास्टिड्स हो सकते हैं मोटे तौर पे। एक है क्रोमोप्लास्ट, कलर प्लास्ट जिसको बोलते हैं, क्रोमो मीन्स कलर्ड प्लास्टिड्स, एंड दूसरा है ल्यूकोप्लास्ट, ल्यूको मीन्स व्हाइट या कलरलेस प्लास्टिड्स बोल सकते हैं। तो क्रोमो कलर, ल्यूको व्हाइट। प्लास्टिड कंटेनिंग द पिगमेंट क्लोरोफिल आर नोन एज क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोफिल जिसमें होगा एज ए पिगमेंट उसको हम बोलेंगे क्लोरोप्लास्ट। तो आप बोल सकते हैं क्लोरोप्लास्ट इज ए टाइप ऑफ क्रोमोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट है आर इंपॉर्टेंट फॉर फोटोसिंथेसिस इन प्लांट, क्योंकि जो क्लोरोफिल है उसकी सहायता से प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया है वो प्लांट में होती है। तो इसलिए क्लोरोप्लास्ट एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। क्लोरोप्लास्ट ऑल्सो कंटेन वेरियस येलो और ऑरेंज पिगमेंट्स इन एडिशन टू क्लोरोफिल। क्लोरोफिल तो होगा ही होगा ग्रीन कलर देने के लिए। इसके अलावा क्लोरोफिल के अलावा क्लोरोप्लास्ट में दूसरे, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, दूसरे पिगमेंट भी होते हैं जैसे कि येलो और ऑरेंज पिगमेंट। क्लोरोफिल के अलावा की बात कर रहे हैं। ल्यूकोप्लास्ट जो व्हाइट वाला या कलरलेस जिसको बोल रहे हैं उसकी बात हो रही है। उसमें क्या होगा? ल्यूकोप्लास्ट आर प्राइमरली ऑर्गेनेलीज in which materials such as starch, oils and protein granules are stored. तो ल्यूकोप्लास्ट का क्या काम हुआ? ये स्टोरेज का काम कर रहा है, जैसे कि स्टार्च, ऑयल्स एंड प्रोटीन ग्रेन्यूल्स, ये इसमें स्टोर होते हैं ल्यूकोप्लास्ट में। स्टोरेज इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर। इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द प्लास्टिड कंसिस्ट ऑफ नंबरस मेम्ब्रेन लेयर्स एम्बेडेड इन ए मटेरियल कॉल्ड स्ट्रोमा। कई बार ये क्वेश्चन आता है कि बताओ स्ट्रोमा क्या है? तो ये इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित है। स्ट्रोमा प्लास्टिड्स के नंबरस मेम्ब्रेन लेयर होती है जो कि एक मटेरियल में एम्बेड होती है, छुपी हुई होती है, उसको स्ट्रोमा बोलते हैं। प्लास्टिड्स आर सिमिलर टू माइटोकॉन्ड्रिया इन द एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। अगर बाहर की बात करें तो वो उसकी लगभग शेप होती है जो जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया हो। लाइक द माइटोकॉन्ड्रिया प्लास्टिड, वेरी इंपॉर्टेंट,
वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, प्लास्टिड ऑल्सो हैव देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया वो स्ट्रेंज ऑर्गेनेल था, क्यों? डीएनए और राइबोसोम होता है, उसमें प्रोटीन सिंथेसिस होता है कुछ। सिमिलरली माइटोकॉन्ड्रिया में भी ये सिचुएशन है। अब आता है वैक्यूल्स के बारे में जानकारी। हमने देखा था कि काफी बड़ा वैक्यूल, सेंट्रल वैक्यूल था किसमें? प्लांट सेल्स में, और एनिमल सेल्स में इस तरह की सिचुएशन नहीं थी, छोटे छोटे। अब आता है वैक्यूल्स आर स्टोरेज सेक्स फॉर सॉलिड और लिक्विड कंटेंट। काम क्या है वैक्यूल्स का? ये स्टोरेज का काम कर रहा है फॉर सॉलिड और लिक्विड कंटेंट। वैक्यूल्स आर स्मॉल साइज इन एनिमल सेल while plant cells have very large vacuole that we have already discussed। जो बड़ा होगा सेंट्रल वैक्यूल होगा, वो प्लांट सेल में होगा। सेंट्रल वैक्यूल ऑफ सम प्लांट सेल्स में भी ऑक्यूपाई 90% तक सेल वॉल्यूम है टोटल, उसका भी सेंट्रल वैक्यूल होता है। 50 to 90 भी सम केसेस में। इसका ज्यादातर स्पेस अगर किसी को घेरना है तो वो सेंट्रल वैक्यूल होगा प्लांट सेल्स में। In plant cell vacuoles are full of cell shape and provide turgidity and rigidity to the cell। turgid और rigid आप बोल सकते हैं उसको, सेल शेप है उसमें भरे हुआ होगा किसमें? वैक्यूल्स में, और वो उसको रिजिडिटी या आकृति प्रोवाइड करेगा। आप बोल सकते हैं आकृति प्रोवाइड करने के लिए काम आएगा। मेनी सब्सटेंस ऑफ द इंपॉर्टेंस इन द लाइफ ऑफ प्लांट सेल आर स्टोर्ड इन वैक्यूल्स। प्लांट जो वैक्यूल्स हो गए उसमें काफी पदार्थ वो स्टोर किया जाता है प्लांट सेल के द्वारा। अब आता है दीज इंक्लूड, जैसे कि, और वो क्या स्टोर किया जा सकता है वैक्यूल्स में? अमीनो एसिड, शुगर, वेरियस ऑर्गेनिक एसिड्स एंड सम प्रोटीन्स। इन सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे देखें अमीबा, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म अमीबा, उसमें जो फ्यूड वैक्यूल्स contains food item that the amoeba has consumed। यहां पे जो वैक्यूल होगा किसमें? हमने सेंट्रल वैक्यूल की बात की थी, टर्जिडिटी और रिजिडिटी प्रदान करने के लिए, और मेनली स्टोरेज का काम कर रहा है। अमीनो एसिड, शुगर, वेरियस ऑर्गेनिक एसिड और प्रोटीन स्टोर हो रहे हैं। लेकिन अमीबा है वो फूड वैक्यूल है वहां पे, और वो फूड आइटम है जो उसने कंज्यूम किया है वो स्टोर होगा। In some unicellular organisms, specialized vacuoles are also play important role in expelling excess water and some waste from the cell। कुछ एक यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म है उसमें मल्टीपर्पज और स्पेशलाइज्ड वैक्यूल्स का रोल हो सकता है, जैसे कि एक्सेस वाटर या वेस्ट को सेल से बाहर करना। आप बोल सकते हैं कि एक किस्म से ड्रेनेज का काम उसमें स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, अब आता है now the next is each cell has acquired its structure and ability to function because of the organization of its membrane and organelles in specific ways। You can say, आप बोल सकते हैं कि एक सेल के अंदर जो विभिन्न ऑर्गेनेल्स होगा और हर ऑर्गेनेल्स का अपना अपना काम होगा, इसकी वजह से हर ऑर्गेनेल्स का, और इसका मतलब हर सेल का फिर अपना एक अलग फंक्शन होगा। जो हमने बात स्टार्ट की जहां से डिवीजन ऑफ लेबर, ये वहीं पे आकर खत्म हो रही है। द सेल्स दस हैज ए बेसिक स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, दिस हेल्प्स द सेल्स टू परफॉर्म फंक्शन लाइक। आप बोल सकते हैं कि एक सेल है उसी के अंदर ही सब कुछ हो रहा है, जैसे कि रेस्पिरेशन, सेलुलर रेस्पिरेशन, ऑब्टेनिंग न्यूट्रिशन, क्लियरिंग ऑफ वेस्ट मटेरियल या नए प्रोटीन का बनना, ये सारे एक सेल के अंदर विभिन्न अंग कर रहे हैं। और हम इसको बोल सकते हैं कि द सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ ए लिविंग ऑर्गेनिज्म। सेल अपने आप में इंडिपेंडेंटली काम कर रहा है, एक यूनिट की तरह काम कर रही है सेल। इट इज ऑल्सो द बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, इसको हम बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ भी बोल सकते हैं या फंडामेंटल स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म भी बोला जा सकता है। अब हम थोड़ा ये देख लेते हैं कि जो हमने किया है काफी डिटेल में, उसमें फिर जो पॉइंट की बात करें, प्लांट सेल और एनिमल सेल का जिक्र आया, उसमें अगर हम अलग अलग पॉइंट करना चाहें तो हम इसको लगभग 8-10 पॉइंट में अलग अलग डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। दोनों में अंतर क्या है? देखो, प्लांट्स
जो सेल होते हैं कंपेरेटिवली उसका साइज बड़ा होगा, एनिमल साइज का सेल का साइज छोटा होगा। प्लांट सेल में सेल वॉल होते हैं जैसे हमने देखा था, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों होते हैं। सेल वॉल होती है सेलुलोज की बनी होती है, जबकि एनिमल सेल है थिन फ्लेक्सिबल प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही होती है उसमें। इसकी जो कैनोट चेंज इट शेप, जबकि ये फ्लेक्सिबल है कैन चेंज शेप, ये ज्यादा रिजिड होती है इसलिए चेंज शेप अपनी शेप को चेंज नहीं कर सकती। प्लास्टिक प्रेजेंट होते हैं, क्लोरोप्लास्ट वगैरह आपने देखा, जबकि इसमें आमतौर पे ये नहीं होते। लार्ज सेंट्रल वैक्यूल एक मिलेगा आपको, कुछ छोटे वैक्यूल मिल सकते हैं इसमें एनिमल सेल में। न्यूक्लियस है एक तरफ होता है, वो भी हमने देखा था सेल स्ट्रक्चर के टाइम में, और न्यूक्लियस है वो आमतौर पे सेंटर में होगा एनिमल सेल के। सेंट्रियोल्स यूजुअली एब्सेंट होते हैं, जबकि इसमें सेंट्रियोल भी पाए जाते हैं। लाइसोसोम है बहुत रेयर सिचुएशन में होगा प्लांट सेल में, जबकि आमतौर पे लाइसोसोम है वो ऑलवेज प्रेजेंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, लाइसोसोम इज ऑलवेज प्रेजेंट इन एनिमल सेल। रिजर्व फूड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है एग्जाम पे कि बताइए कि रिजर्व फूड है वो किस रूप में स्टोर किया जाता है प्लांट सेल द्वारा, तो आंसर है स्टार्च में। और जबकि रिजर्व फूड किस रूप में स्टोर किया जाएगा, ग्लाइकोजन के रूप में, वेरी इंपॉर्टेंट ग्लाइकोजन एनिमल सेल्स में ये स्टोर किया जाता है। फिर है प्लांट सेल सिंथेसाइज ऑल अमीनो एसिड कोएंजाइम्स एंड विटामिन्स रिक्वायर्ड बाय देम, जबकि एनिमल सेल्स है वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सारी चीजें खुद ही सिंथेसाइज हो जाती है एक सेल में, जबकि एनिमल सेल्स कैन नॉट सिंथेसाइज ऑल अमीनो एसिड कोएंजाइम और विटामिन्स रिक्वायर्ड बाय देम, इसलिए विटामिन बाहर से लेने पड़ते हैं हमें जब हम प्लांट सेल्स या टमाटर वगैरह जो भी गाजर वगैरह खाते हैं उनसे विटामिन खाते हैं, जबकि पौधे इस तरह की कोई जरूरत नहीं होती क्योंकि सारे खुद ही सिंथेसाइज कर लेते हैं। विटामिन सिंथेसाइज नहीं किए जाते सारे के सारे एनिमल सेल्स में, वो बाहर से लिए जाते हैं। और अब हम थोड़ा ये भी देख लेते हैं कि हमने प्रोकैरियोट सेल और यूकैरियोट सेल्स का जिक्र आया था, उनका अगर पॉइंट्स के रूप में डिफरेंस करना हो तो 8-10 पॉइंट वो कौन से हो सकते हैं, उनका डिफरेंस के रूप में हम देख सकते हैं। एक है जैसे साइज ऑफ सेल, प्रोकैरियोटिक आमतौर पर टिपिकली इसका जो साइज होगा वो 0.2 to 2 माइक्रोमीटर इतना डायमीटर होगा, इसकी कंपैरिजन में लगभग 20-50 गुना बड़ा होगा वो यूकैरियोटिक सेल के साइज में होगा। फिर है न्यूक्लियस है, नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियाई, उसमें न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन नहीं होती न्यूक्लियस में जैसे हमने देखा था, जबकि इसमें प्रॉपर न्यूक्लियस होगा और न्यूक्लियस के चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी और अंदर न्यूक्लियाई भी होगा। फिर है हर जो ऑर्गेनेलीज होगा उसकी मेम्ब्रेन होगी, किसमें, यूकैरियोट्स में, जबकि ये इसमें नहीं पाई जाती, जबकि उसमें सब न्यूक्लियस जो हमने ऑर्गेनेलीज देखे उसमें मेम्ब्रेन थी। फ्लैजिला कंसिस्ट ऑफ 2 प्रोटीन बिल्डिंग ब्लॉक्स, जबकि इसमें कॉम्प्लेक्स कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल माइक्रोट्यूबल्स, ये जो हम बात कर रहे हैं सेल्स के बाहर इस तरह की, इसमें इस तरह की माइक्रोट्यूबल टाइप होगा प्रोकैरियोट्स में, जबकि उसमें ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ा बहुत ट्यूबल्स फॉर्मेशन के रूप में ऐसा हो सकता है। फिर है ग्लाइकोकैलिक्स प्रेजेंट एज ए कैप्सूल और स्लिम लेयर, जो कि प्रेजेंट इन द सेल्स दैट लेक ए सेल वॉल, सेल वॉल इसमें आम जैसा कि हमने बताया कि जिसमें नहीं होगा वो सम सेल्स में ऐसा होगा कुछ स्ट्रक्चर, ग्लाइकोकैलिक्स एक स्ट्रक्चर। सेल वॉल यूजुअली प्रेजेंट केमिकली कॉम्प्लेक्स होती है, ये बैक्टीरियल सेल वॉल है वो पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी होती है, ये इंपॉर्टेंट बात है, पेप्टाइडोग्लाइकन। वेर प्रेजेंट केमिकली सिंपल इंक्लूड सेलुलोज या चिटिन की बनी होती है, चिटिन बोलते हैं चिटिन, जैसे फंजाई वगैरह में चिटिन उसकी वाल होती है, और सेलुलोज पौधों में हमने देखा। फिर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, नो कार्बोहाइड्रेट एंड जनरली लैक्स स्टीरोल्स, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कार्बोहाइड्रेट नहीं होंगे, जबकि यूकैरियोट्स में स्टीरोल्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स दे सर्व एज ए रिसेप्टर्स का काम करेंगे, दोनों होंगे। फिर है साइटोप्लाज्म, नो साइटोप्लाज्म साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग, जबकि उसमें साइटोस्केलेटन और साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग दोनों मिलेंगे। राइबोसोम्स क्या होते हैं, स्मॉलर साइज 70S राइबोसोम, टाइप ऑफ राइबोसोम, लार्जर साइज होते हैं 80S और स्मॉलर साइज, दोनों टाइप के राइबोसोम इसमें मिलेंगे। क्रोमोसोम्स डीएनए ये बात करें, यूजुअली सिंगल सर्कुलर क्रोमोसोम होता है, टिपिकली लेक्स, हिस्टोन्स नहीं होते, हिस्टोन वो थे ना प्रोटीन, उसकी बात हो रही है यहाँ पे। मल्टीपल लीनियर क्रोमोसोम विद हिस्टोन्स, लीनियर क्रोमोसोम जैसे हमने देखा इस तरह क्रोमोसोम स्ट्रक्चर थी, इस तरह क्रोमोसोम स्ट्रक्चर। सेल डिवीजन बाइंडर फ्यूजन होता है हमेशा प्रोकैरियोट में, और इसमें इन्वॉल्व माइटोसिस,
वो हम देखेंगे आगे जब आएगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वगैरह, तो उसमें ये सारे डिस्कस किए जाएंगे। सेक्सुअल रिकम्बिनेशन क्या होगा, ट्रांसफर ऑफ डीएनए होता है सिर्फ इसमें, जब इसमें इन्वॉल्व्स मियोसिस, जिसमें कि जाइगोट फॉर्मेशन होता है बाद में, सेलुलर जो रिप्रोडक्टिव सेल्स होती है मियोसिस वहाँ पे होता है, और ये सोमेटिक सेल्स में होता है माइटोसिस। हमने देखा था यहाँ सिर्फ डीएनए ट्रांसफर होता है, सेक्सुअल रिकम्बिनेशन और कोई ज़्यादा नहीं होती, वो सिंपल स्ट्रक्चर होती है प्रोकैरियोटिक सेल्स की। अगर मैं आपसे पूछूं, ये आमतौर पर एग्जाम में आता है, डू यूकैरियोटिक सेल्स हैव सेल वॉल, क्या सभी यूकैरियोटिक सेल्स होती है सेल वॉल होगी? यूकैरियोटिक सेल्स कौन से? प्लांट भी थे, एनिमल भी थे। अमंग द यूकैरियोट्स फंजाई एंड प्लांट्स हैव सेल वॉल, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, फंजाई में भी सेल वॉल होगी, प्लांट में भी होगी। सेल वॉल आर नॉट आइडेंटिकल इन दीज ऑर्गेनिज्म, एक जैसी तो नहीं होगी लेकिन सेल वॉल होगी जरूर। जैसे कि फंजाई की सेल वॉल होगी वो पॉलीसेकेराइड होगा, जिसको चिटिन भी बोलते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट दिस टर्म, चिटिन की इसमें होता है, ये फंजाई की सेल्स वॉल में होता है। प्लांट सेल्स इन कॉन्ट्रास्ट हैव नो चिटिन, देयर सेल्स वॉल्स आर कंपोज्ड एक्सक्लूसिव पॉलीसेकेराइड, सेलुलोज की बनी होगी। पॉलीसेकेराइड ये भी है, पॉलीसेकेराइड वो भी है, वो चिटिन है, लेकिन ये सेलुलोज है प्लांट सेल वॉल। तो ये मेजर डिफरेंस होगा। ये चैप्टर में हमने सारी चीजें कर ली। हमने क्या क्या किया, हमने सेल के बारे में जानकारी ली, किसने क्या डिस्कवरी की थी, सब कुछ हमने इसमें देखा। फिर हमने सेल मेम्ब्रेन के बारे में डिस्कस किया, न्यूक्लियस के बारे में डिस्कस किया, उसके ऑर्गेनेल्स के बारे में डिस्कस किया, डिफरेंसेस के बारे में डिस्कस किया। अब हम इसका रिवीजन करते हैं, और ये समरी है, इससे आपको एक बार दोबारा उसको रिवाइज करने का मौका मिलेगा इस समरी के जरिए। हालांकि जब आप ये प्रेजेंटेशन 2-3 बार देखोगे तो आपके कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे, और जब आप एमसीक्यू करोगे तो ज्यादातर एमसीक्यू आंसर देने की सिचुएशन में होंगे। ये इस प्रेजेंटेशन का ऑब्जेक्टिव है कि आप थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर हो। 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं अगर ये सारी चीजें आप पढ़ते हैं दोबारा, तो आपको ये महसूस होगा कि हमने 10वीं तक कितनी बहुत सारी चीजें की जो आप भूल चुके हैं, और ये 10वीं तक की सारी चीजें हैं। और इससे अगर कोई यूपीएससी का टेस्ट भी एग्जाम देना चाहता है, सीडीएस का एग्जाम देना चाहता है, आईएएस का एग्जाम देना, उसमें भी काफी ज्यादा मदद मिलेगी, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर, और यूपीएससी हमेशा इस पैटर्न को फॉलो करती है। फंडामेंटल ऑर्गेनाइजेशन यूनिट ऑफ लाइफ, उसको क्या बोलेंगे? उसको सेल्स बोलते हैं, सेल को बोला जाता है। सेल्स आर इनक्लोज्ड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंपोज्ड ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन। अगर किसी के पास कम टाइम है और वो पूरी प्रेजेंटेशन नहीं देखना चाहता, उसकी ये आखिरी स्लाइड जरूर देख सकता है, इससे उसका कम से कम समरी जरूर हो जाएगी उस पर्टिकुलर चैप्टर की। सेल मेम्ब्रेन है इज एन एक्टिव पार्ट ऑफ द सेल, इट रेगुलेट द मूवमेंट ऑफ मटेरियल बिटवीन ऑर्डर इंटीरियर ऑफ द सेल एंड आउटर एनवायरमेंट। ये अंदर और बाहर, अंदर आना है बाहर आना है, इसका सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन है, उसका रोल अदा कर रही है, एक्टिव रोल अदा कर रही है। और अगर हम प्लांट सेल की बात करें, ए सेल वॉल कंपोज मेनली ऑफ सेलुलोज, जैसे बार बार जिक्र आ रहा है, जब मैं बार बार जिक्र करूंगा तो मुझे लगता है वैसे भी आपको याद हो जाएगा कि सेल वॉल है वो सेलुलोज की बनी होती है प्लांट सेल में, इज लोकेटेड आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन। और सेल मेम्ब्रेन अगर ये है तो इसकी चारों तरफ है वो सेल वॉल होती है, सेलुलोज की जो बनी होती है, फंजाई में चिटिन। प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल इनेबल द सेल्स ऑफ प्लांट, फंजाई एंड बैक्टीरिया टू एग्जिस्ट इन हाइपोटोनिक मीडिया विदाउट बर्स्टिंग, क्योंकि वो एक प्रोटेक्टिव लेयर का काम करेगी। और सेल वॉल किसमें होती है? बैक्टीरिया का सेल वॉल होती है, यस, ये याद रखिए, इंपॉर्टेंट है, सेल वॉल इन बैक्टीरिया, ये इंपॉर्टेंट है। न्यूक्लियस इन यूकैरियोट्स इज सेपरेटेड फ्रॉम द साइटोप्लाज्म बाय डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन, ये भी इंपॉर्टेंट है कि ज्यादातर जो ऑर्गेनेल्स होते हैं वो इस तरह से, जैसे ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के दोनों तरफ, चारों तरफ डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन है, एंड इट डायरेक्ट्स द लाइफ प्रोसेस ऑफ द सेल। किसका? न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं हम लोग। फिर है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का रोल है, फंक्शन बोथ एज ए पैसेजवे फॉर इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट एंड ए मैन्युफैक्चरिंग सरफेस का काम भी हो रहा था, राइबोसोम इसके साथ चिपके हुए थे और वो प्रोटीन सिंथेसाइज हो रहा था वहां पे। गोल्गी थे apparatus consist of stacks of membrane bound vesicle that function in the storage, modification and packaging of substances manufactured in the cells। गोल्गी का क्या काम है? स्टोरेज, मॉडिफिकेशन या पैकेजिंग, जो भी सेल्स में बनते हैं वहां पे ये काम करता है। फिर आता है मोस्ट प्लांट सेल्स हैव लार्ज मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल्स कॉल्ड प्लास्टिड्स विच आर ऑफ 2 टाइप्स। प्लांट सेल्स होती है ज्यादातर, उसमें प्लास्टिड्स होंगे 2 टाइप के, जैसे हमने डिस्कस किया था, एक क्रोमोप्लास्ट होता है और दूसरा ल्यूको व्हाइट वाला, और वो दूसरा है पहले वाला कलर्ड इसके होता है। क्रोमोप्लास्ट होता है दैट कंटेन क्लोरोफिल वाला भी है ये, आर
कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट एंड दे परफॉर्म फोटोसिंथेसिस का काम कौन करता है? वो करता है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोफिल होता है उसमें, उसकी सहायता से। प्राइमरी फंक्शन ऑफ ल्यूकोप्लास्ट इज स्टोरेज, जबकि उसका काम ल्यूकोप्लास्ट का, उसका अगर इसका सिंथेसिस था उसका सिर्फ स्टोरेज का काम होगा। मोस्ट मेच्योर प्लांट सेल्स हैव लार्ज सेंट्रल वैक्यूल दैट हेल्प टू मेंटेन द टर्जिडिटी। टर्जिड मीन्स सख्त, ये लेयर है सख्ता, या बोल सकते हैं खिंची हुई, टर्जिड मतलब खिंची हुई। एंड स्टोर्स इंपॉर्टेंट सब्सटेंसेस इंक्लूडिंग वेस्ट, ये काम उसका होगा। उसका है प्रोकैरियोट्स। Prokaryotic cells have no membrane-bound organelles, and their chromosomes are composed of only nucleic acid, and they have only very small ribosome as organelles. ये हमने पहले भी पढ़ा है कि जो सिंपल सेल होगी प्रोकैरियोटिक सेल्स, और उसमें क्या होगा कि वो सिर्फ ओनली न्यूक्लिक एसिड इसमें नजर आएगा। न्यूक्लिक एसिड, कोई भी ऑर्गेनेलिज है वो मेम्ब्रेन नहीं होगी ऑर्गेनेलिज के ऊपर, और थोड़े बहुत जो होंगे वो राइबोसोम इसमें ऑर्गेनेलिज के रूप में काम करेंगे। ये उसका प्रोकैरियोट्स के मोटे तौर पे फंक्शन है। तो ये चैप्टर इसके साथ समाप्त होता है। इसमें हमने सब कुछ किया। सेल्स के बारे में हमने काफी डिटेल जानकारी ली है। एनसीईआरटी बेस्ड नोट्स थे, इसमें हमने कई डायग्राम और कुछ कंटेंट है वो अलग से डेवलप किया, और दोनों को कंबाइन किया, और हमने एक प्रेजेंटेशन डेवलप की। और इसके रूप में ये पिनेकल के नोट्स भी आपको पीडीएफ पे मिले होंगे। इसी के ऊपर आधारित नोट्स होते हैं पिनेकल के। आप वो नोट्स को पढ़िए, फिर इस प्रेजेंटेशन को देखिए, पहले नोट्स पढ़िए और फिर एमसीक्यू जो आपको दिए हैं वो कीजिए। अगर आप तीनों चीज़ों का कम्बिनेशन करते हैं तो आपको सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा हद तक जीएस का सेक्शन है वो काफ़ी कंट्रोल में आ जाएगा। और एक बार अगर आपने ये वीडियो देखे हैं और नोट्स पढ़े हैं और आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है, तो आप कभी भी जीएस को या जीके को बुरी नज़र से नहीं देखोगे। आप समझने की कोशिश होगी कि हमें इसमें अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ये भी 30 से लेकर अगर आप 40 स्कोर इसमें जीके में करें तो एक बहुत अच्छा स्कोर आपका टायर 1 में होगा, बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और कई एग्जाम होते हैं जिनका रोल जीके के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। टायर 1 में तो है ही है जीके का रोल, लेकिन बाकी कुछ एग्जाम अगर कोई और भी देना चाहे तो उसमें जीके का रोल अहम हो जाता है। जैसे स्टेट से लेकर कुछ एग्जाम होते हैं, और इस प्रेजेंटेशन है ये, इसका लेवल काफी आपको कंटेंट यूज किया है, हाई स्टैंडर्ड कंटेंट है, यूपीएससी पैटर्न पे ज्यादा, और स्टेट सर्विसेज में भी आप इसका काफी ज्यादा यूज कर सकते हैं। अगर कोई आप में से देना चाहता है तो हाईली यूजफुल इन दैट केस ऑल्सो। ये सेम प्रेजेंटेशन है वो इंग्लिश मीडियम में भी होगी और हिंदी मीडियम, दोनों में भी हम लोग कंटेंट है डेवलप कर रहे हैं। तो जिसको जो समझ में आए वो कर सकता है। ऑल द बेस्ट।